गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th का बैच है। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 1। यूनिट 1 का नाम क्या है बेटा? ये दरवाजा बंद कर दो। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम बार बार रिपीट करते हैं, तो इस यूनिट को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इस यूनिट में जितने भी चैप्टर हैं सब में चार्ज कैसा होगा? रेस्ट पे, ठीक है, मोशन नहीं करेगा। जब चार्ज मूव करने लगता है तो क्या बन जाता है? करंट। वो हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे। यूनिट 2 का नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वहाँ पे चार्ज रेस्ट पे नहीं होगा, वहाँ पे चार्ज मूव करेगा। इस यूनिट में चार्ज कैसा होगा? रेस्ट पे। क्लियर? इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं हम लोग। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला पार्ट खत्म होने वाला है, नेक्स्ट टर्न पे ख़त्म हो जाएगा, और मे बी नेक्स्ट टर्न से प्रॉब्लम चालू हो जाए, ठीक है। और संडे के लिए मेंटली तैयार है ना, मिनिमम 2 घंटे। और संडे छुट्टी नहीं होगी, समझ गए? हाँ, ठीक है। क्लास है। देखें तो इसका पार्ट ए कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा अच्छा, जितने दिन आए वो पूरी बात आज ही कर लोगे? ठीक है। तो इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये पार्ट ए है, ठीक है। पार्ट बी का नाम क्या है? गॉस थ्योरम। वो थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम ही मानो। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5। तो लास्ट टर्न पे हम लोग कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ चुके हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज। नोट्स हमने बना लिया था जाके, ठीक है। फोटो खींच के हमने डाल दिया था, लेकिन उस फोटो में थोड़ी सी मिस्टेक है। वो जो एरिया वेक्टर है ना, सरफेस इंटीग्रल, वहाँ पे हमने एल लिख दिया है। सरफेस इंटीग्रल में क्या लिखना है? एस। एस लिखो, ए भी लिख सकते हो, वैसे एस लिखो, ठीक है ना। लाइन इंटीग्रल में क्या होता है? एल। सरफेस इंटीग्रल में एस, वॉल्यूम इंटीग्रल में वी। चेंज करना था ना उसको, कहीं कहीं चेंज करना भूल गए थे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, नया टॉपिक, ठीक है। आगे के जितने भी आर्टिकल्स हैं सब किससे रिलेटेड हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। हेडिंग डालें, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर चार्जेस। इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर चार्जेस। डाई, डाई मीन्स 2, ठीक है। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, पता होगा। ट्राई मीन्स 3, गुड, ठीक है। तो इस सिस्टम में 2 चार्ज होंगे, और दोनों कैसे होंगे? इक्वल एंड अपोजिट। When 2 equal and opposite charges are kept at a very small distance. When 2 equal and opposite charges are kept at a very small distance, then this electric system is called electric dipole. ठीक है। 2 चार्ज होंगे, दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे, और उनके बीच का सेपरेशन बहुत कम होगा, ठीक है। When 2 equal and opposite charges, when 2 equal and opposite charges, when 2 equal and opposite charges, when 2 equal and opposite charges are kept at a very small distance, then this electric system is called electric dipole. देखें, ये फर्स्ट चार्ज हो गया प्लस क्यू, ये दूसरा, चलो माइनस ले लें, कोई भी ले लो, एक प्लस और एक माइनस।
इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको हम लोग क्या लेंगे, 2L। ठीक है, 2L क्यों लेंगे, क्योंकि हमें इसकी हाफ डिस्टेंस यूज करनी है आगे चल करके। ज़्यादातर आर्टिकल्स में, बेटा बोर्ड पे ध्यान दो, पीछे वाला बाद में पढ़ना, ठीक है। तो ज़्यादातर आर्टिकल्स में हम लोग इसकी हाफ डिस्टेंस यूज करेंगे। तो अगर हमने L लिया होता तो L का आधा क्या होता है, L/2, तो बार बार हमें क्या करना पड़ता, by2, तो इंक ज़्यादा खर्च होती। ठीक है, इसलिए हमने क्या ले लिया, 2L। 2L की हाफ डिस्टेंस L। बाकी इसका कोई लॉजिक नहीं है, समझिए, केवल यही एक लॉजिक है कि हमें इसकी हाफ डिस्टेंस यूज करनी है। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सिंपल रहेगा, नहीं तो बार बार हमें क्या करना पड़ता है, L/2। ठीक है, कई बुक्स में L लिया गया है, कुछ में 2L लिया गया, कुछ में 2A लिया गया है, 2A भी ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग 2L लेंगे। ठीक है, क्यों 2L लिया गया, समझ में आया। ठीक है, क्योंकि आगे चल करके हम लोग इसकी हाफ डिस्टेंस यूज करेंगे। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट चैप्टर में भी हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट चैप्टर में क्या निकालेंगे, पोटेंशियल, तब फिर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आएगा। समझ गए, इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, पोटेंशियल, तो वहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे डाइपोल के कारण। ठीक है, the product of amount of one of the charges, the product of amount of one of the amount means numerical value without sign। ठीक है, जैसे ये चार्ज है, इसका अमाउंट क्या हो गया, Q। ये चार्ज है, इसका अमाउंट क्या हो गया, Q, विदाउट साइन, चाहे इसका ले लो चाहे उसका ले लो। द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ वन ऑफ द चार्जेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, the product of amount of one of the charges of an electric dipole and the separation between the charges, and the separation between, अगर हमने L लिया होता तो L का मल्टीप्लाई करते, 2L लिया है तो 2L का, is called electric dipole moment, is called electric dipole moment of that dipole। ठीक है, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट डाइपोल। द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ वन ऑफ द चार्जेस, समझिए, वन ऑफ द चार्जेस कौन, दोनों में से किसी भी चार्ज का, अरे दोनों का अमाउंट सेम ही तो है। द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, एंड द सेपरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट डाइपोल। क्लियर। It is a vector quantity and directed from negative to positive charge। डायरेक्शन इसकी याद रखना, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आगे चल करके जब हम इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पी वेक्टर की डायरेक्शन में होता है, यानी जो पी वेक्टर को हम लोगों ने सपोज किया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखते हुए, क्योंकि आगे चल के जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ऐसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए, अगर हम इसको उल्टा ले लेते तो फिर हमें क्या कहना पड़ता कि पी वेक्टर की डायरेक्शन ई वेक्टर के अपोजिट। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, ठीक। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट, अब क्यू की यूनिट क्या हो गई, कूलाम, और ये मीटर, कूलाम मीटर। ठीक है, क्या दिक्कत, डायमेंशन फार्मूला, कूलाम का क्या होता है, AT, पता ना सबको, Q इक्वल टू IT, Q इक्वल टू IT, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, करंट का डायमेंशन फार्मूला A, और T क्या है, टाइम, तो कूलाम का क्या हो गया, AT। नहीं समझे, और मीटर का क्या होता है, L, तो क्या आ जाएगा, L की पावर 1, T की पावर 1, A की पावर 1, चाहो तो M की पावर 0 भी ले सकते हो।
डायमेंशनल फार्मूला लिखने का ऑर्डर क्या होता है? पहले m, फिर l, फिर t, फिर a। समझ गए? अगर यहाँ पे m लिखेंगे तो m की पावर क्या लिख देंगे? 0। नहीं समझ आया? ठीक। कुछ मॉलिक्यूल्स पहले लिखे, इतना लिखो फिर बताएं। व्हेन टू हरिनालो इलेक्ट्रिक डाइपोल, और लेक्चर नंबर डाल के ही नोट्स बनाएंगे ताकि ऐप में ढूंढने में दिक्कत ना हो। और जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर लें, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप से वीडियो क्या होते हैं, डिस्टर्ब होने लगते हैं, बीच में इतने मैसेज आ जाते हैं, वो सब दब जाते हैं। ऐप में क्या होते हैं, सीक्वेंस में पढ़ रहेंगे पूरे साल। ठीक है, क्या लिखा? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, equal and opposite charges are kept at a very small distance, at a very small distance, then this electric system is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। पैरा चेंज करें, इन्वर्टेड कॉमा लिखें, पैरा चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा में द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ one of the charges of an electric dipole and the separation between the charges, comma is called electric dipole moment, of that dipole, electric dipole moment of that dipole, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। ठीक है, डायग्राम बनाए, ये पूरा यहां तक नोट करें। ठीक है, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 12 लो, आपका मन करे तो 12 भी ले सकते हो, लेकिन हम 12 लेके चलेंगे क्योंकि हमें क्या डिस्टेंस यूज करनी है, आधे ही। ठीक है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स बेटा, तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। अगर आपसे एग्जांपल्स पूछेंगे तो वही आप मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, कैसे बिहेव करते हैं। देखिए, अगर हम लोग H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? 2, H2 है ना, नहीं समझे? 2 एटम होंगे ना। अब दोनों हाइड्रोजन हैं, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सेम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? कैपेबिलिटी टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स, कैपेबिलिटी टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स। अब ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सेम। यानी जितने ताकत से ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा उतनी ताकत से वो खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे होगा? बीचों बीच। अरे एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बनाते ना, तो उनका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। क्या मतलब हुआ है? न तो इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा ना उस पर कोई नेगेटिव। ठीक है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करते हैं। समझ गए? डज नॉट बिहेव लाइक डाइपोल, यानी ये एग्जाम्पल नहीं है डाइपोल का।
तो O2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, ये सब डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करते। ठीक है, अगर हम लोग ने ले लिया जैसे HCl मॉलिक्यूल, क्या लिया, तो जब पेपर में आप एग्जाम्पल्स लिखोगे तो ये नहीं लिखना है, हमने बताया कि इस टाइप के मॉलिक्यूल डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करते, जिनमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो HCl मॉलिक्यूल, अब एक एटम हाइड्रोजन का हो गया और एक क्लोरीन का, ठीक है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्लोरीन, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा होती है, समझ गए, उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, नहीं वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है, मेरा नंबर 2 पे आता है क्लोरीन, बाकी केमिस्ट्री वाले से पूछे किसकी, अरे ठीक, नंबर 2 पे तो ये है, समझ गए, नंबर 2 वाले कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन की तरफ। केमिस्ट्री पढ़ाया क्या होगा, ठीक है, ध्यान रखना, अगर 15-15 मिनट बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो फिजिक्स को 20 मिनट देना ही पड़ेगा, समझ गए, दूसरे सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज नहीं दोगे तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, आप किसी भी बच्चे से पूछें, सीनियर बच्चे से जो 12th का एग्जाम इस बार दिया था, सारे सब्जेक्ट में सबसे टफ पेपर किसका आता है, फिजिक्स का, समझ गए, तो एक्स्ट्रा वेटेज आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपने फिजिक्स को दूसरे सब्जेक्ट के कंपेयर रखा, पैरेलल रखा, तो आगे चल के बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे ना होकर के किधर शिफ्ट हो गया, क्लोरीन की तरफ, तो क्लोरीन पे पार्शियली कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। ठीक है, ये जो पार्शियल चार्ज होता है उसको हम लोग डेल्टा से लिख देते हैं, चाहो तो क्यू से भी लिख सकते हो, ये डेल्टा है, स्मॉल डेल्टा, एक डेल्टा ऐसे बनता है कैपिटल डेल्टा और ये स्मॉल डेल्टा। ठीक है, जैसे कैपिटल सिग्मा, स्मॉल सिग्मा। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश में कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर्स होते हैं, वैसे ग्रीक में भी कैपिटल लेटर्स और स्मॉल। अच्छा, फिजिक्स में हम ज़्यादातर ग्रीक लेटर्स क्यों यूज करते हैं, बहुत सारे नहीं, न्यूटन। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन से ज़्यादा किसी ने काम नहीं किया, और न्यूटन कहाँ के साइंटिस्ट थे, ग्रीक के, समझ गए, इसलिए अपने लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ज़्यादातर लेटर्स कौन से यूज किए, इंग्लिश भी किए लेकिन ज़्यादातर ग्रीक यूज किए। ठीक है, समझ गए, तो देखिए डाइपोल बन गया, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर केप्ट एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब देखिए, आपको पता है किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है, किस ऑर्डर की होती है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड द स्मॉल सेपरेशन, सेपरेशन कह दो, डिस्टेंस कह दो। अच्छा, डाइपोल मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ हो जाएगा, क्लोरीन टू हाइड्रोजन। क्लियर, अगर हम H2O मॉलिक्यूल लें, कौन सा मॉलिक्यूल, H2O, ठीक है, तो उसमें क्या है कि ऑक्सीजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। तो ऑक्सीजन का एक एटम हो गया और हाइड्रोजन के 2, किसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन पेयर किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की ओर, तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी H2O मॉलिक्यूल में 2 डाइपोल हो गए, क्या हो गए, एक डाइपोल ये बन गया, एक यानी ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ मिलके भी डाइपोल बना रहा है और इसके साथ भी। अब जैसे ये हो गया आपका P1 वेक्टर, वैसे तो P1 P2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, क्योंकि जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस ये होगी, लेकिन चूंकि डायरेक्शन अलग अलग है और वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो भी वेक्टर चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज होगी तो भी वेक्टर चेंज हो जाएगा, और दोनों चेंज होंगे तब तो चेंज हो ही जाएगा, समझ गए। अब जैसे इन दोनों का रिजल्टेंट जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट तुम्हें निकालना, नेट डाइपोल मोमेंट, तो कैसे करेंगे, कंपोनेंट करके, कैसे करेंगे, ठीक है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये एंगल आपको दिया जाएगा, तो P1 के 2 कंपोनेंट करेंगे, P1 cos थीटा, P1 sin थीटा, P2 के 2 कंपोनेंट करेंगे, P2 cos थीटा, P2 sin थीटा। sin थीटा वाले दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, cos थीटा वाले सेम डायरेक्शन में होंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अभी नहीं समझे, वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट पूरी लाइफ में
आपको इसी तरह निकालना है। जब भी हम वेक्टर के लिए कोई रूल बताते हैं, किसके लिए, तो यूनिवर्स में जितनी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं सबके लिए वो रूल अप्लीकेबल। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब जो हमने वेक्टर कहा तो यही फोर्स के लिए लगेगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, डाइपोल मूवमेंट, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, कुछ भी, मोमेंटम। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में है तो लार्जर से स्मॉलर को सबट्रैक्ट करके, अपोजिट डायरेक्शन में तो कैसे फाइंड करेंगे, लार्जर से स्मॉलर को सबट्रैक्ट, और किसी एंगल पे हैं तो कंपोनेंट या फिर फार्मूला। समझ गए, फार्मूला क्या होता है, R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। यह तो होता है। दो वेक्टर के रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, R = √a² + b² + 2ab cos थीटा, उससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, कोई डाउट। आगे चल के जब और बड़े हो जाएंगे, अभी लग रहा बहुत बड़े हो गए लेकिन बहुत हुए नहीं है, जब और बड़े हो जाएंगे तो इसको कहेंगे क्वाड्रुपोल। क्या कहेंगे, क्वाड्रुपोल। जब दो डाइपोल को कंबाइन कर दिया जाता है, हाँ चार है ना, जब दो डाइपोल को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। बस कंबाइन कैसे करते हैं, या तो प्लस प्लस ज्वाइन कर दो या माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस ज्वाइन हो गए। ठीक है, तो जब दो डाइपोल को कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, क्वाड्रुपोल। यानी ये क्वाड्रुपोल हो गया, -q + 2q - q। स्ट्रेट हो या किसी एंगल पे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या ये भी हो सकता है ये -2q हो जाए और ये दोनों क्या हो जाए, +q। अरे समझ गए ना, कैसे भी हो सकते हैं, या तो प्लस प्लस कंबाइन कर दो या माइनस माइनस। ठीक है, तो अभी तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल किसके कारण निकाल रहे हैं, डाइपोल के कारण। आगे चल करके हम लोग किसके कारण निकालते हैं, क्वाड्रुपोल। आगे मतलब 12th के बाद, 12th के बाद। समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत। तो जब दो डाइपोल को कंबाइन कर देते हैं, बस कंबाइन कैसे करेंगे, प्लस माइनस नहीं करेंगे, या तो प्लस प्लस एक जगह कर देंगे या प्लस माइनस करोगे तो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएंगे। अगर जब दो डाइपोल मिलाएंगे, जैसे डाइपोल है, एक डाइपोल ये है, अब ये प्लस है ये माइनस है, तुमने मिला दिया तो जीरो नहीं हो गया चार्ज। तो कैसे मिलाना पड़ेगा, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस। समझ गए, अब भी नहीं समझे, यहां तक कोई दिक्कत। नोट करें एग्जाम्पल जल्दी से। और जब डाइपोल की एग्जाम्पल लिखें, इसको नोट कर लो, लेकिन ये लिखना नहीं है पेपर में, ये डाइपोल का एग्जाम्पल नहीं है। लिखा तो डज नॉट बिहेव लाइक डाइपोल। सुनिए, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, पता ना। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तभी तो पॉजिटिव चार्ज कहां मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज किधर मूव करता है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसमें हम पॉजिटिव चार्ज रखें तो फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मूव करेगा, क्योंकि आपको पता पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करता है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इसका उल्टा कर दो, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, यानी फोर्स उसी डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन। 1 2 कर लो। ठीक है, दोनों को F क्यों नहीं लिख देते हम लोग, अरे डायरेक्शन अलग है तो फोर्स भी अलग। मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी फोर्स चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगी तो भी चेंज हो जाएगा, दोनों चेंज होंगे तब तो चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अभी नहीं समझे, ठीक। तो अगर किसी बॉडी पे दो फोर्स ऐसे लगे, ये हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं,
इसलिए जिस पे भी हम स्टार बना देते हैं इसका मतलब वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पे यूज़ करना है इसलिए बताया जा रहा है। 11th की जो भी चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे तब यूज़ करेंगे। तो ये दोनों फोर्स कैसे हो गए? इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर इक्वल अपोजिट पैरेलल and having same lines of action। सुनिए, दो फोर्सेस कैसे हैं? इक्वल हैं, दोनों इक्वल दिखे, अपोजिट, एक टुवर्ड्स राइट दूसरा टुवर्ड्स लेफ्ट, पैरेलल भी है। अगर ऐसे हैं तो भी पैरेलल हैं और एक के ऊपर एक है तो भी पैरेलल है, ठीक है। अगर कोलिनियर है मतलब एक के ऊपर एक तो भी क्या होते हैं? पैरेलल, समझ गए। और इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम। डिफरेंट लिखा क्या? हाँ, सेम लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है जानते ना? जिस लाइन के अलॉन्ग कोई फोर्स एक्ट करता है, जैसे कोई बॉडी है, ये फोर्स आपने लगाया, ये तो ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसी लाइन के अलॉन्ग तो फोर्स लग रहा है। हमने आपको 11th में एग्जांपल बताया था, एक लंबी सी तलवार लें, याद आया, और यहाँ से घुसेड़ें, यहाँ से निकालें, समझ गए। तो जिस पॉइंट से तलवार घुसेगी वो पॉइंट ऑफ एक्शन, और जिस लाइन के थ्रू होते हुए जाएगी वो बाहर निकलेगी, उसे लाइन ऑफ एक्शन। नहीं समझे? तो जिस लाइन के अलॉन्ग फोर्स एक्ट करता है उस लाइन को हम क्या कहते हैं? उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। अब देखिए यहाँ पे दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम। क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, फोर्स कपल नहीं बनाएंगे, ठीक है। देन these forces will cancel out each other। ठीक है, अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी बता देंगे आपको। अगर दो फोर्स इक्वल हो, अपोजिट हो, पैरेलल हो, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो? सेम, ठीक है। तो ऐसे दो फोर्सेस क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसल। यहां तक कोई दिक्कत? आगे देखें। अगर ये कंडीशन हो, ये फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन, ये कोई बॉडी है, ऐसे लग रहा है फोर्स, क्लियर। अब यहां पे ये दोनों फोर्स कैसे हैं? इक्वल, अपोजिट, अपोजिट भी तो हैं, पैरेलल भी हैं, बस एक डिफरेंस है, यहां पे लाइन ऑफ एक्शन क्या था? सेम, वहां पे डिफरेंट। देखो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये, ठीक है। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी are equal, opposite, parallel and having different lines of action। बेटा बातें मत करो। यहां पे लाइंस ऑफ एक्शन क्या थी? सेम, और वहां पे क्या है? डिफरेंट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? बस एक ही डिफरेंस है। अब ये दोनों फोर्स क्या करेंगे? फोर्स कपल, ठीक है। यहां पे फोर्स कपल नहीं बन रहा था, लेकिन वहां पे फोर्स कपल बन जाएगा, ठीक है। और फोर्स कपल करता क्या? बॉडी को। अभी हम इसको प्रैक्टिकली बताएंगे। कैसे बताएंगे? प्रैक्टिकली,
कि सेम लाइन पे होंगे तो कैंसिल कर देंगे, अगर सेम लाइन नहीं है तो क्या बना लेंगे, फोर्स कपल। ठीक है, देन दीज टू फोर्सेस will form force couple which will try to rotate the body. मूवमेंट ऑफ फोर्स कपल क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स कपल टॉ से रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, यानी हम कह सकते हैं टॉ इक्वल टू एफ इंटू डी। डी ध्यान रखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके बीच की, लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, ये डी है, यानी वो डिस्टेंस जो दोनों फोर्स पे क्या हो, परपेंडिकुलर। नहीं समझे, वो डिस्टेंस जो दोनों फोर्स पे क्या हो, परपेंडिकुलर। क्लियर, ठीक। तो फोर्स कपल बनने की कितनी कंडीशन हो गई, 4। देखो 4 कंडीशन है, इसलिए हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डाल दिया। दोनों फोर्सेस कैसे होने चाहिए, इक्वल, अपोजिट, पैरेलल एंड हैविंग डिफरेंट लाइंस ऑफ। अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन होगा तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब जरा देखो एग्जांपल, ये बॉडी है, ठीक, ये देखे रख, अब 2 फोर्स लगाए इधर उधर से, चाहे जितना फोर्स लगा दें कोई फर्क पड़ रहा है, अरे फोर्स लग रहा है, देखो उंगली टेढ़ी हो रही है, उंगली टेढ़े होने का मतलब क्या है, फोर्स लग रहा है। नहीं समझे, परमानेंट टेढ़ी थोड़ी ना है, समझ आया नहीं आया। तो ये देखो दोनों फोर्स क्यों कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि एक ही लाइन पे हैं। अब जैसे ही लाइन ऑफ एक्शन क्या करेंगे, अलग, एक इधर और एक इधर, क्या बना देंगे, फोर्स कपल। समझ गए, देखो एक ऐसे लगाओ और एक ऐसे, जमीन पे रख के करो, समझ गए, यहाँ पे ये नीचे गिर रहा है, एक ऐसे लगाओ फोर्स और एक ऐसे, तुरंत क्या हो गया, घूम जाएगा। समझ गए, अभी नहीं समझे, ऐसे लगाएं, जमीन पे रख के करो, ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, घूम जाएगा, और एक ही लाइन पे लगाएंगे, देखो कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, उंगली टेढ़ी दिख रही है, ठीक है, समझ गए। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। क्यों कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम, और जैसे ही लाइन ऑफ एक्शन क्या करेंगे, अलग अलग, घूम जाएगा। समझ गए, कोई डाउट। तो फोर्स कपल बनने की ये 4 कंडीशन हो गई। ये क्यों बताया हमने, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्यों बताया, क्योंकि अभी हमें इसको क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, नोट करें जल्दी। देखिए, फोर्स कपल on an electric dipole placed in a uniform electric field. तो ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें ये डाइपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। ठीक है, ए बी।
अच्छा, डाइपोल के चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है? 12 ही तो लेके चलते हैं। हेडिंग डाली सबने? लिखे। इरेज करें। तो ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और निगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, लिखे। हेडिंग डाली ना सबने? लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, let an electric dipole AB is placed in a uniform electric field E vector। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख लिया करो? E/F। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E vector making an angle theta, with the field। ठीक है, अब देखो जरा, प्लस क्यू चार्ज है, फोर्स कहां लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और माइनस क्यू चार्ज है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, और माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब दोनों फोर्स देखिए इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है और दोनों एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ये। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालते हैं? E=F/Q0। तो F क्या हो जाएगा? EQ0। अरे Q0 क्या, Q ले लो। अगर दोनों चार्ज सेम है और दोनों एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिखा हमने। अरे E क्या होता है? F/Q0। Q0 किया, Q ले लिया हमने, यहाँ पे Q है ना। अगर दोनों चार्ज सेम है और दोनों एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो दोनों पे फोर्स भी सेम होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन तो अलग अलग है ही है। तो ये दोनों फोर्स कैसे हो गए? इक्वल, अपोजिट, पैरेलल, और लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये। तो जितनी भी कंडीशन थी डाइपोल वाली, फोर्स कपल वाली, वो सारी कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही हैं? फुलफिल हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। दोनों फोर्स इक्वल, समझ आ रहा है? अपोजिट, अपोजिट कैसे पता चला? एक टुवर्ड्स राइट, दूसरा टुवर्ड्स लेफ्ट। पैरेलल, हैविंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। ठीक है, फोर्स कपल बन गया। अब फोर्स कपल के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या निकालना पड़ेगा? तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये हो गया D। इस पॉइंट को ले लेते हैं हम लोग C। समझे ना? अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। समझे? अब हम D की वैल्यू निकालें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा अप्लाई करो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर हो गया BC, हाइपो हो गया AB। BC कितना है? D। AB कितना है? 12।
साइन थीटा जानते हो ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, समझ गए। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया डी, हाइपो हो गया आपका 2l, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई, अरे डी का इसमें, इसको 2l का इसमें मल्टीप्लाई करो तो डी नहीं आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2l साइन थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, नहीं समझे, यहां तक पहुंचे। अब हम फोर्स निकालेंगे और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा टॉर्क। देखो यहां तक पहुंचे, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्जेस ऑफ द डाइपोल, तो जो डाइपोल के चार्जेस हैं उन पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, F1 इक्वल टू F2 EQ, और ध्यान रखना मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन नहीं। इक्वेशन नंबर 2 ये आया कहाँ से, आप जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है F अपॉन Q नॉट, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा EQ नॉट। अब यहाँ पे Q नॉट के बजाय क्या है Q है, तो EQ हो गया। दोनों फोर्स क्यों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है और दोनों एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म है ना। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तो पता चला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा हो जाता है, यहाँ कम है तो फोर्स कम हो जाता है। यूनिफॉर्म में क्या होता है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सेम। क्लियर। अभी नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे। जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर नॉन यूनिफॉर्म के आते हैं, MCQ क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। वो कैसे क्वेश्चन आते हैं वो अभी 2-3 क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, पूछेंगे, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। इसका लिखिए जरा, यहां तक पहुंचे। सिंस forces F1 vector and F2 vector, forces F1 vector and F2 vector are equal, opposite, parallel, कॉमा लगाते जा रहे हैं ना, are equal, opposite, parallel and having different lines of action, lines of action. Therefore, these two forces will form force couple. A force couple. A force couple. Full stop. Moment of this force couple. Moment of force couple. क्या होता है, टॉ इक्वल टू F इंटू डी। अब हम F की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, इक्वेशन 2 से, और D की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, 1 से। F की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से रखी है और D की इक्वेशन वैल्यू कहाँ से रखी है, 1 से, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 Q इंटू 2L क्या होता है, अभी देखा हम लोगों ने, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अरे आज ही देखा है,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2L। देखो ये Q है और ये 2L, यानी क्या गया, टॉ इक्वल टू P साइन थीटा। P साइन थीटा कह दो, EP साइन थीटा कह दो, बात एक ही है। और कोई भी फार्मूला प्रूव करते हैं बगल में क्या लिखते हैं उसकी यूनिट, F इंटू डी है न्यूटन मीटर। ठीक है। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपसे मैक्सिमम फोर्स कपल पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मैक्सिमम, तो उसके लिए थीटा कितना होना चाहिए, 90, क्योंकि आप जानते हो साइन 90 1 होता है और साइन थीटा में 1 से ज़्यादा वैल्यू किसी की होती नहीं। ठीक है। साइन या कॉस में मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, +1, और मिनिमम -1 फॉर मैक्सिमम फोर्स कपल। थीटा कितना होना चाहिए, 90, यानी टॉ मैक्स की वैल्यू क्या आ गई, PE साइन 90, यानी PE। तो टॉ मैक्स, किसी भी न्यूमेरिकल में टॉ मैक्स पूछेंगे तो आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, PE। ठीक है। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें, पहले यहां तक पहुंचे, अगर वेक्टर फॉर्म में करें, हाँ, तो वेक्टर फॉर्म साइन थीटा आ रहा है, यानी इनका कौन सा प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। कॉस थीटा, हाँ क्रॉस थीटा होता तो कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट। चूंकि साइन थीटा आ रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट के साथ दिक्कत सबसे बड़ी क्या होती है कि A क्रॉस B होगा कि B क्रॉस A होगा, मतलब P क्रॉस E होगा कि E क्रॉस P। और पेपर में जब पूछा जाता है, आप जानते हैं फार्मूले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है ज़्यादातर MCQ में आता है, तो उसमें वेक्टर फॉर्म देंगे, चुन चुन के रखते हैं पेपर में, वही क्वेश्चन आपको रखेंगे जो कि वेक्टर से रिलेटेड होगा या फिर ग्राफ से रिलेटेड। क्यों, जानते बच्चे दो ही चीज़ें डालते हैं, वेक्टर और ग्राफ। तो सारे ज़्यादातर क्वेश्चन कौन से रखते हैं, वेक्टर और ग्राफ। समझ गए। तो कैसे पता करेंगे, याद है तो ठीक, नहीं मान लेते याद है या कंफ्यूजन है तो क्या करेंगे। तो देखिए टॉर्क में क्या होता है, अगर कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज घूम रही है तो नेगेटिव। दूसरा तरीका देखो, ये तो पता होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होती है, या तो बाहर या अंदर। जैसे ए वेक्टर ये है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, और बी वेक्टर ये है। अब कोई पूछे ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, या तो आउटवर्ड्स तो इनवर्ड्स, यही तो होता है। अगर आउटवर्ड्स है तो +z और इनवर्ड्स है तो -z। नहीं समझे, हमने क्या कहा कुछ समझाया। तो वही चीज इसमें होती है, अगर टॉर्क +z की तरफ है तो पॉजिटिव और -z की तरफ है तो निगेटिव। जैसे ये तो पता नहीं डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर राइट हैंड यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, और ये जो नेल्स हैं ये किधर होने चाहिए, हेड की ओर। नेल्स हेड की ओर होने चाहिए। अरे 11th छोटे में पढ़ा नहीं था हम लोगों ने, नेल्स कहाँ होने चाहिए, हेड की ओर, ऐसे। और किधर मोल्ड करेंगे, बी की ओर। थंब कहाँ जा रहा, आउटवर्ड्स। समझ गए। अब कुछ बच्चे कहेंगे हम ऐसे रखे, ऐसे मोल्ड करेंगे, तो आपको स्मॉलर एंगल की डायरेक्शन में मोल्ड करना, मोल्ड तो हो जाएगा ऐसे रख करके ऐसे, लेकिन आपको किस तरह मोल्ड करना होता है, स्मॉलर एंगल की डायरेक्शन में। समझ गए। तो ए पे रखा, बी की तरफ मोल्ड किया, थंब कहाँ जा रहा, आउटवर्ड्स, यानी ए क्रॉस बी हो गया आउटवर्ड्स। अगर बी क्रॉस से निकालेंगे तो बी पे रखेंगे फिंगर्स, और किधर मोल्ड करेंगे, ए की ओर, इनवर्ड्स। ठीक है। तो ए क्रॉस बी आउटवर्ड्स और बी क्रॉस ए इनवर्ड्स। समझ गए। यहां पे इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, टॉ वेक्टर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब जरा देखना, जरा पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, ये पी वेक्टर हो गया ऐसे, ठीक है। और ये ई वेक्टर, देखो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई, अंदर की तरफ, ठीक है। क्योंकि जब क्लॉकवाइज कोई चीज घूमती है, कैसे घूमती है, तो टॉर्क निगेटिव होता है। और देखो निगेटिव मतलब कहाँ जाना चाहिए, -z की तरफ। पी वेक्टर ये है, और ये कौन सा है, ब्लैक वाला, ई वेक्टर। पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव।
तो ये पी वेक्टर हो गया, समझ गए। और ऐसे कहाँ जा रहा है, अंदर, समझ गए, कोई डाउट। और ये घूम कहाँ रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज टॉर्क निगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होता है, समझ गए। तो हमारा ये थंब कहाँ जाना चाहिए, इनवर्ड्स, यानी निगेटिव की तरफ। यहाँ तक दिक्कत। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, पी क्रॉस ई। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, इसको ई क्रॉस पी नहीं कर सकते, समझ गए। अगर तुम ई क्रॉस पी करोगे तो कहाँ जाएगा, आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स तब होता है जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे। क्लॉकवाइज में कैसा होना चाहिए, इनवर्ड्स। कोई भी चीज अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसके कारण टॉर्क कहाँ होना चाहिए, इनवर्ड्स, समझ गए। अभी नहीं समझे, तो उसका वेक्टर फॉर्म क्या हो गया, पी क्रॉस ई, ठीक है। कोई भी चीज आपसे डायरेक्ट नहीं पूछी जाएगी। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, 5 मिनट देखें बस, नोट करें जल्दी। कंडीशंस, कंडीशन सुनो। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसमें नहीं करेक्शन करना, अलग डायग्राम है ये, ठीक है। सुनना, कंडीशन फर्स्ट, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो पेपर आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं कैसे होते हैं, कभी आपसे कहेंगे डाइपोल कहाँ रखा हुआ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कभी कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। नेट फोर्स कितना होगा, 0। नेट टॉर्क, टॉर्क का मतलब फोर्स कपल, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि टॉर्क बनने की जितनी भी कंडीशन थी वो सारी कंडीशन यहां पे फुलफिल हो रही। अच्छा, नेट फोर्स क्यों 0 है, क्योंकि जितना फोर्स टुवर्ड्स राइट है उतना फोर्स टुवर्ड, समझ गए। सुनना ध्यान से, थोड़ा सा लेवल की चीज है, क्वेश्चन स्ट्रेट वे में पूछते ही नहीं है, ट्विस्ट करके, ठीक। कोई बॉडी रेस्ट पे है, कैसी है, चलाना है, इसको हमें चलाना है, लीनियर मोशन कराना है, क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। कोई बॉडी रेस्ट पे है, लीनियर मोशन कराना है, क्या लगाना पड़ेगा, रोटेटरी मोशन कराना है, क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क। टॉर्क कह दो, फोर्स कपल कह दो, एक ही चीज है, समझ गए। किसी भी बॉडी को रोटेटरी मोशन कराना है तो उस पर क्या लगाना पड़ता है, टॉर्क, नहीं समझे। और लीनियर मोशन कराना है तो क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स कितना है, नेट टॉर्क कितना है, 0 नहीं है, टॉर्क तो बन ही रहा है ना, यानी ये बॉडी क्या करेगी, केवल रोटेटरी मोशन, क्या करेगी, दैट इज डाइपोल विल फॉर्म रोटेटरी मोशन ओनली। डाइपोल विल परफॉर्म, हम क्या कह रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हो, ठीक है। ये डाइपोल लीनियर मोशन नहीं कर सकता क्योंकि नेट फोर्स कितना है, 0, समझ गए। ये किस में हो गया, यूनिफॉर्म में। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, ठीक है। सुनो, तो आपसे जो पूछते हैं, इस बार भी पूछा गया था, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम शीट देंगे उसमें भी क्वेश्चन है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वीक, वहां पे स्ट्रॉन्ग। जहां पे लाइंस पास पास होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, और जहां दूर दूर होती है वहां पे कैसा होता है, वीक, ठीक है। अब ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ थीटा एंगल पे, ये डाइपोल थीटा एंगल पे रखा हुआ है। शांत रहो बेटा।
अब क्या है कि F1 वेक्टर जो होगा वो ग्रेटर होगा, F2 वेक्टर कैसा होगा, स्मॉलर। समझ गए क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले देख लो, इसको देख लो, कुछ भी नहीं लिखना है, 2 लाइनें लिखनी, पहले समझ लो। लास्ट है आज का, बिल्कुल कंफर्म और इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं, जब भी पूछेंगे नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यहां पे F1 वेक्टर जो है वो ग्रेटर होगा क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग, और F2 वेक्टर कैसा है, वीकर। एग्जांपल ले रहे हैं, मान लेते हैं सपोज ये 20 न्यूटन है और 15 न्यूटन है, ये कितना है और ये, समझ गए? तो क्या होगा, इसका 15 न्यूटन, इसका 15 न्यूटन, इसके 15 न्यूटन के साथ क्या बनाएगा, फोर्स कपल, बचा कितना, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन इसे क्या कराएगा, लीनियर मोशन। समझ गए? क्योंकि यहां पे नेट फोर्स 0 नहीं है, 20, यहां पे क्या था, 20 - 20 0। घर जाके जब 20 से 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे कैलकुलेटर से, इक्वल का बटन टच करोगे, क्या लिख के आएगा, 0। समझ गए? लेकिन जब 20 से 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा। यानी नेट फोर्स यहां पे 0 नहीं है, नेट टॉर्क भी यहां पे 0 नहीं है, टॉर्क भी बन रहा है और फोर्स भी है। हमने क्या बताया, समझ आया? जैसे ये 20 न्यूटन को समझ आ रहा है और ये कितना है, 15, और टॉर्क बनने के लिए क्या होने चाहिए, दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए। तो इस 20 में से 15 इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, टॉर्क। नहीं समझे? बचा कितना, 5, वो इसको क्या कराएगा, लीनियर मोशन, यानी डाइपोल क्या करेगा, रोटेटरी मोशन एज वेल एज लीनियर मोशन। यानी कैसे चलेगा, ऐसे, यानी रोटेटरी मोशन भी कर रहा है और लीनियर मोशन भी। समझ गए? अब भी नहीं समझे? यानी घूमेगा भी और आगे भी बढ़ेगा, जस्ट लाइक व्हील ऑफ साइकिल, बॉल भी कह सकते हो, ठीक है। रोटेटरी मोशन एज वेल एज लीनियर मोशन, ठीक है। F क्यों नहीं 0 है, समझ में आया? सिंस F1 इज ग्रेटर देन F2। समझ गए? F1 क्यों ग्रेटर है, समझ में आया? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। द डाइपोल will perform rotatory as well as linear motion, both. ठीक है? तो जब आप PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको बहुत बार मिलेगा ये, ठीक है। और ज़्यादातर आपसे कौन सा पूछते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। अब ये किधर मूव करेगा ये भी पूछेंगे, टुवर्ड्स राइट, ठीक है। अगर इधर स्ट्रांग होता तो टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। ओके दैट, जाओ बेटा। और नेक्स्ट टर्न बेटा फीस ही जमा करो, जिसके भी 3 टर्न हो गए फीस जमा करें। तुम्हारा पहला टर्न है नहीं बेटा, ये 5वां टर्न है, तुम आओ या ना आओ इससे मतलब नहीं होता है, ठीक है।